नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग को लेकर के। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया। हालांकि इस चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा सेकंड और आखिरी क्लास रहने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर इस चैप्टर से जुड़ा हुआ फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उन तमाम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डायमेंशंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। देखिए, अभी तक हम लोगों ने काफी गहराई में जाकर के, काफी डेप्थ में जाकर के एंटरप्रेन्योरशिप को समझ लिया। हमने समझा एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसके पास क्या क्या एबिलिटी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसका किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। अब हम क्या समझेंगे सर, एंटरप्रेन्योरशिप का किस तरीके का डायमेंशन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, काफी ऐसी चीजें होती है जिनका केवल एक डायमेंशन होता है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब केवल ये नहीं होता कि हमें केवल और केवल अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, नहीं, बल्कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हमारे पास मल्टीपल डायमेंशंस एक साथ काम करते हैं और वही डायमेंशन एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर को गाइड करते हैं कि एंटरप्रेन्योर किस तरीके से सोचेगा, किस तरीके से एक्ट करेगा, किस तरीके से इकोनॉमिकली और सोशली हमारी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो इन तमाम चीजों का जो आप कह सकते हैं गाइडेंस कहां से आता है, क्योंकि हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं और वो मल्टीपल डायमेंशंस ही हमें गाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल एक डायमेंशन नहीं रहने वाला। जैसे काफी बच्चों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस, और बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है सर, यहाँ पर पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट बनाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग मल्टीपल डायमेंशंस, बहुआयामी जो इसका नेचर है, उसको काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या बातें यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर इज नॉट अबाउट द जस्ट स्टार्टिंग ए बिजनेस। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का केवल इतना मतलब नहीं होता कि हमें एक बिजनेस स्टार्ट कर देना है, बल्कि यहाँ पर मल्टीपल डायमेंशंस एक साथ टुगेदर होते हैं, एक साथ आते हैं, और वही डायमेंशन है जो डिफाइन करते हैं कि एंटरप्रेन्योर किस तरीके से थिंक करेगा, सोचेगा, किस तरीके से एक्ट करेगा, और किस तरीके से जिस सोसाइटी का वो हिस्सा है उस सोसाइटी को और इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये सारी चीजें कहां से डेफिनेशन निकल के आती है सर, ये मल्टीपल डायमेंशन से डेफिनेशन निकल के आती है। जैसे यहाँ पे आपका इकोनॉमिक डायमेंशन रहेगा, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डायमेंशन रहेगा, उसके बाद भी हम लोग मल्टीपल डायमेंशंस को यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप का कोई सिंगल डायमेंशन नहीं होता, कोई एक आयाम नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप का जो नेचर है वो बहुआयामी होता है। ठीक है, बहुत आसान, बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। अब हम वन बाय वन करके ना एक एक डायमेंशन को पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला डायमेंशन का टाइटल रहेगा इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन का मतलब होता है, ये डायमेंशन फोकस करता है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। यानी कि जो आपका एक एंटरप्रेन्योर है या जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको एग्जैक्टली इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना। समझ में आया ना, जो देश की इकोनॉमी है उसके अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करना है, ये वाला जो आपका डायमेंशन है ये इस चीज के ऊपर फोकस करता है। सर, इकोनॉमी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कैसे एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो देखिएगा ना, जब भी कोई भी एक एंटरप्रेन्योर एक न्यू वेंचर को स्टार्ट करता है, एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो वहां पे लोगों को रोजगार मिलता है। यानी कि आपका जो एक पर्टिकुलर बिजनेस है वो आपका इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है। इसका मतलब इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार देना अपने आप में आपका एक इकोनॉमिकल फैक्टर है। ठीक है, अपने देश की जो इकोनॉमी है उसके अंदर आपका कंट्रीब्यूशन दिया है। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है सर, ध्यान देने वाली बात है, ये जो आपका इकोनॉमिक डायमेंशन है ये आपका फोकस करता है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। समझ में है, किसके ऊपर फोकस करता है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे पास काफी सारे की पॉइंट है जहां पर हम लोग क्या कहते हैं, आपको क्या जनरेट करना है सर, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना है, या एक बिजनेस ऑटोमेटिकली जो आपका इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है और
डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में आपने इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट किया, देश की जो इकोनॉमी है उसके अंदर आपने अपना योगदान दिया है। आपने मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप के रेफरेंस में ही हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखिएगा, कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। सर जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आप लोग बिजनेस करेंगे, अगर आप लोग हिंदुस्तान के अंदर कोई फैक्ट्री लगाते हैं उसकी वजह से इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, सप्लाई एंड डिमांड इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका एक फैक्टर है जीडीपी, ठीक है ना, जो आपका जीडीपी इंक्रीज होता है, और आप लोग कह सकते हैं इसकी वजह से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ओवरऑल जो देश का इकोनॉमी है वो ऊपर जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग देखिएगा, यहाँ पे कोई भी एक एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, कैपिटल की फॉर्मेशन करता है, अलोंग विद जो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एनकरेज करने का काम करता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप का एक कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं, किसमें सर, इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर। इन शॉर्ट में अगर आप लोग एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट एज ए इंजन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से काम करती है सर, एज ए इंजन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंजन की तरह बिहेव करता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने एक डायमेंशन देखा है, दैट विल बी द इकोनॉमिक डायमेंशन। ये क्या हो सकता है सर, इकोनॉमिक डायमेंशन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक और डायमेंशन पर आप लोग चर्चा कर लेते हैं, सर आपका सोशल डायमेंशन रहने वाला है। सर एंटरप्रेन्योरशिप सोशल डायमेंशन को कैसे इंपैक्ट करता है, या सोशल डायमेंशन किस तरीके से आपका जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का उसका डायमेंशन बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आपके प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एंटरप्रेन्योर किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा प्रोडक्ट जब हिंदुस्तान के अंदर बनेगा तो उसकी एक सही कीमत होगी, सही कीमत यानी कि उसके फेयर प्राइस के ऊपर अगर आपके जो पीपल है कंट्री के, उनको अगर आपका एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना वो इंप्रूव होएगा। समझ में आया? पुवर्टी दूर होगा, क्योंकि कंपनी अपने देश का है तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा जितने भी वुमेन है और जितने भी आपके रूरल एम्पावरमेंट है, और यहाँ पे सोशल क्वालिटी को या आप लोग कह दीजिए सोशल इक्वालिटी को क्या किया जाता है, इंक्रेज किया जाता है। तो कुछ ऐसे पैरामीटर है जिनके बिहा पे आप लोग कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का एक सोशल डायमेंशन भी होता है। एंटरप्रेन्योरशिप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर काफी हद तक हम लोगों की मदद करता है। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इंप्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, रिड्यूस करता है पुअर्टी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट को, प्रमोट करता है वुमेन एंड द रूरल एम्पावरमेंट, याद रखिएगा, एंड एनकरेज करता है सोशल क्वालिटी को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। इसका मतलब एक लाइन में अगर आप लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो इट हेल्प इन बिल्डिंग एन इंक्लूसिव एंड ए बैलेंस सोसाइटी। ये किस चीज में हमारी मदद करता है सर, आपकी एक इंक्लूसिव और आपकी जो बैलेंस सोसाइटी बनाने में आपकी काफी हद तक मदद करने वाला। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप के केस में दो डायमेंशंस को तो एक्सप्लोर कर लिया। हम लोगों ने कहा था ना मल्टीपल डायमेंशन माने मोर देन टू डायमेंशन। तो सबसे पहले आप लोगों ने किसको पढ़ा सर, आपने इकोनॉमिक डायमेंशन को पढ़ा। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिला होगा। सेकंड डायमेंशन क्या है सर, आपका सोशल डायमेंशन है, ठीक है। अब तीसरा डायमेंशन क्या निकल के आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजिकल डायमेंशन। सर साइकोलॉजिकल डायमेंशन का मतलब होता है, ये जो साइकोलॉजिकल डायमेंशन है ना, ये एंटरप्रेन्योर के लिए खुद के लिए होता है, माने जो आपका पर्सनल जो डेवलपमेंट के लिहाज से हम लोग बात करते हैं, यानी कि जो आपका ये जो आपका एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल डायमेंशन, ये किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। दिस डायमेंशन फोकस ऑन द पर्सनल ट्रेड्स, यानी कि आपके पर्सनल ट्रेड्स क्या होंगे किसी भी एंटरप्रेन्योर के। समझ में आया ना? यानी कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उस एंटरप्रेन्योर के पर्सनल ट्रेड्स क्या रहेंगे, इस चीज का जो आपका एक तरीके से फोकस है वो कौन करता है, साइकोलॉजिकल डायमेंशन करता है। सर पर्सनल ट्रेड माने ध्यान दीजिएगा, एक आपका एंटरप्रेन्योर है, फर्ज कीजिए, ठीक है ना, उसके पास डिपेंड करता है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है तो क्या उसके पास एक अच्छी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगा। अगर उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो रिस्क नहीं ले सकता। माने सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, और ऐसे लोग
जर्नली उनको क्या चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, अचीवमेंट ड्रिवन लोग होते हैं, यानी इनको क्या होती है, अचीवमेंट की जरूरत होती है। इनके पास लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, इनके पास क्रिएटिवनेस या आपका कह सकते हो क्रिएटिविटी और इनोवेशन होना चाहिए। ये कुछ ऐसे गुण धर्म है, ये कुछ एबिलिटीज है जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, और ये भी अपना एक डायमेंशन बन जाता है एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, जैसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, नीड फॉर अचीवमेंट हो गया, लीडरशिप एंड द डिसीजन मेकिंग स्किल हो गया, और क्रिएटिविटी एंड द इनोवेशन हो गया। ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं या एबिलिटी हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं ये आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये सोशल डायमेंशन की तरह भी वर्क करता है। इन शॉर्ट में अगर आप लोग एक लाइन में डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बिगिन विद द माइंडसेट ऑफ द इंडिविजुअल। समझ में आया, तो बहुत ऑब्वियस बात है, इंडिविजुअल के माइंडसेट के साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होता है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर का अपना माइंडसेट होता है। मैंने पहले भी बताया, जब जब लोग जॉब की बात करते हैं, आइदर ये आपका प्राइवेट जॉब हो सकता है और आपका ये पब्लिक जॉब हो सकता है। पब्लिक माने मेरा गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, ठीक है ना। जब भी लोग, जैसे भी लोग, जिस माइंडसेट के लोग आपके सेफ्टी, सिक्योरिटी, गारंटी और वारंटी के बारे में बात करते हैं ना, वो लोग कभी धंधा स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। वहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक करता है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या एक आपका जन्मजात एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके पास पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम होता है। उसके पास एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट होता है, एक एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट होता है। वो कहीं ना कहीं आपका जो आपका सेफ्टी, सिक्योरिटी, गारंटी वारंटी के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो क्रिएटिव होता है या क्रिएटिविटी को लगातार एडॉप्ट करता रहता है। वो काफी इनोवेटिव होता है, वो नए नए आइडियाज के ऊपर, नए नए प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि जितने भी नए कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर काम करता रहता है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप का डायरेक्टली ताल्लुकात इंडिविजुअल के माइंडसेट से भी रहने वाला है। और जो आपका ये साइकोलॉजिकल डायमेंशन है ना, ये साइकोलॉजिकल डायमेंशन माय डियर फ्रेंड्स आपका तीसरा डायमेंशन है किसका, एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। तो अभी हमने कितने डायमेंशन पढ़ लिए सर, 3 डायमेंशन पढ़ लिए। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक क्लैरिटी मिला होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले डायमेंशन पर थोड़ा सा हम लोग अपनी निगाह डालेंगे, चक्षु डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। देखिए, वी आर इन द 21st सेंचुरी, दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द एज ऑफ द इंटरनेट, एंड इनडायरेक्ट वे में वी कैन से वी आर इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं हम लोग फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर है, 21st सेंचुरी के अंदर है, एज ऑफ इंटरनेट और एज ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है। ऐसे में जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं जो आपका टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किए, वो कहीं ना कहीं भीड़ में पीछे रह चुके हैं, ठीक है ना, वो इररिलेवेंट हो चुके हैं। और मार्केट में कौन चलता है, जो भी बंदा रेलिवेंट होता है। समझ में आया, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं जो आपका टेक्नोलॉजी है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका एक क्रूशियल रोल प्ले करता है मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो समझा क्या, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आज के टाइम पे आपका जो टेक्नोलॉजी है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप लोग अभी के हिसाब से, मैं अपने फील्ड के हिसाब से बात करूंगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सेक्टर। और एजुकेशन सेक्टर में आप सभी ने देखा होगा, पहले आपका एक बड़ा नाम था बाइजू। बाइजू ने क्या किया था, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया था 2015 और 2016 के आसपास। वो इंडस्ट्री को डोमिनेट किए। डोमिनेट क्यों किए, क्योंकि उन्होंने आने वाले ट्रेंड को समझा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और अपनी स्किल्स को टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन करके ना मार्केट में प्रेजेंट किया। हालांकि वो एक अलग बात है कि वो अभी बैंकरप्ट होकर वो कंपनी बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजी को जिसने पहचाना, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया, वो कहीं ना कहीं इवॉल्व होता चला गया। इसी तरीके से एक बड़ा नाम आप लोग अभी रिसेंटली मान सकते हैं, पीडब्ल्यू का ले लीजिए, फिजिक्स वाला का नाम आप सभी ने सुना होगा, कहीं ना कहीं तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा। फिजिक्स वाला पहले आपका एक तरीके से बिलियन डॉलर का स्टार्टअप बना, उसके बाद उसने आपका आईपीओ वगैरह लॉन्च किया। तो ये जो आपका पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला जो टीचर है, यानी कि जिसको आप लोग अलग पांडे कहते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन की वजह से ही वो आज इतने बड़े एंटरप्रेन्योर है। वरना पीडब्ल्यू से पहले, फिजिक्स वाला से पहले, या मैं कहूंगा अलग पांडे से पहले, बड़े सारे टीचर थे, कोटा भरा हुआ था जो आपका नीट और जेई का तैयारी करवाता, ठीक है ना। देयर आर द लॉट ऑफ द टीचर्स। एनवी सर का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिनकी वीडियो से खुद अलग सर पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उस दौर में एक सही टाइम पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो भीड़ का हिस्सा हो गए। और जो आपका बंदा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आया, वो क्या बन गया, वो आज के टाइम पे, यानी कि आप लोग उनका नाम फोर्ब्स के अंदर भी देखा होगा। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हुई है। इन शॉर्ट में मेरा कहने का मतलब है, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक काफी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करती है। प्लीज इस चीज को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा की पॉइंट्स की अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि आपका एडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनकरेजमेंट इनोवेशन एंड द R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अगर आप लोग टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्पीड है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। ग्रोथ ऑफ द डिजिटल एंड द ऑनलाइन बिजनेस आप सभी जानते हैं आज के टाइम पे ऑलमोस्ट छोटा और बड़ा बिजनेस कहां पर है, ऑनलाइन पर है। और ऑनलाइन बिजनेस ही आज के टाइम पे चल रहा है, ऑफलाइन ओनली ऑफलाइन वर्क नहीं करता, ठीक है ना। और इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड द एफिशिएंसी, ध्यान दीजिएगा जस्ट ए मिनट। इंप्रूव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है आपका इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड द एफिशिएंसी। यहाँ पे क्या इंप्रूव होता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होता है और दूसरा क्या होता है सर आपका एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। इन शॉर्ट में आप लोग क्या कह सकते हैं, इन शॉर्ट में आप लोग कह सकते हैं टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न स्टार्टअप, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी क्या होती है आपके मॉडर्न स्टार्टअप की बैकबोन है। वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न स्टार्टअप, ठीक है ना। हम एंशिएंट स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मॉडर्न स्टार्टअप की। जस्ट ए मिनट, एक बार नीचे जाना। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी और यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो भी हम लोग मल्टीपल डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, मल्टीपल डायमेंशंस किसके रेफरेंस में सर, एंटरप्रेन्योरशिप के रेफरेंस में, तो आप सभी को उसका एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि कितने कितने डायमेंशन है। जैसे आपका सोशल डायमेंशन हो गया, इकोनॉमिकल डायमेंशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हो गया, साइकोलॉजिकल डायमेंशन हो गया। ये कुछ ऐसे डायमेंशन है जिनकी वजह से वी कैन इजीली से कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मल्टीपल डायमेंशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी खत्म नहीं हुई है लिस्ट, अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगला जो डायमेंशन रहेगा दैट विल बी द कल्चरल डायमेंशन। कल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कल्चर इन्फ्लुएंस करता है एंटरप्रेन्योर के बिहेवियर को, ध्यान रखिएगा। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं कल्चर इन्फ्लुएंस द एंटरप्रेन्योर बिहेवियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा की पॉइंट के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, फैमिली बैकग्राउंड एंड द ट्रेडिशन काफी हद तक एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट को इंपैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं जो लोग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका ताल्लुकात फैमिली बैकग्राउंड से होता है, दे आर द डिफरेंट माइंडसेट पीपल। वो कहां से होते हैं, वो डिफरेंट माइंडसेट पीपल से होते हैं। और आमूमन जो भी आपके जो प्रोस्पेक्टिव से पीपल होते हैं, जो फैमिली से बिजनेस होते हैं, तो उनका माइंडसेट भी कहीं ना कहीं उसी तरीके का होता है। तो कहीं ना कहीं कल्चर और ट्रेडिशन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के माइंडसेट को इंपैक्ट करता है, इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड सोशल वैल्यूज एंड द नॉर्म्स भी काफी हद तक उसको मदद करते हैं। एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द रिस्क एंड द बिजनेस, ध्यान दीजिएगा एटीट्यूड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं समझता हूं कि जितने भी बच्चे हैं ना उनको एटीट्यूड के ऊपर मास्टरी करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा आप, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके इस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर। अगर आप लोग ऑब्वियस सी बात है बिजनेस माइंडसेट के ही पीपल होंगे अगर आपने कॉमर्स डोमेन चूज किया है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि जो भी बच्चा कॉमर्स के अंदर आता है अमूमन वो आपके बिजनेस माइंडसेट को लेकर के ही आता है। कहीं ना कहीं अपना कोई स्टार्टअप करेंगे, कोई न्यू वेंचर करेंगे, कोई इनोवेशन करेंगे या कोई अपना बिजनेस डालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे किसी भी एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, स्केल करने के लिए जो सबसे की फैक्टर रहने वाला है ना, वो क्या रहेगा सर, वो आपका एटीट्यूड रहेगा। और एटीट्यूड ये नहीं है कि आप लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, दिस इज नॉट अबाउट द एटीट्यूड। एटीट्यूड इज कंप्लीटली अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ध्यान दीजिएगा मैं आपको एक किताब सजेस्ट करता हूं, मैंने ये किताब मोर देन 10 टाइम्स पढ़ी हुई है अपने करियर के दरमियान और मैं आपको श्योरिटी से रिकमेंड कर सकता हूं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द माई हार्ट। आप लोग इस किताब को प्लीज नोट कर लीजिएगा। किताब का टाइटल है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, रिटन बाय द जेफ कैलोर। अल्टीमेट गाइड है ये आपके एटीट्यूड का। अगर आप लोग समझना चाहते हैं, एक बिजनेस को रन करना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है 21 की एज में, अभी भी आपको लग रहा होगा कि मैं 20 के आसपास होऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरी एज 25 के आसपास है। 21 में मैंने अपना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था और ऐसी सर्कमस्टांसेस के अंदर स्टार्ट किया था जहां पे कोई भी एक आपका मेच्योर टीचर आपका पैर डालने से डरता था। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो किताबें हैं, ये जो आपके सेल्फ डेवलपमेंट वाली बुक्स है, ये कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को अफेक्ट करती है। अगेन माइंडसेट का गेम है और माइंडसेट का मतलब एटीट्यूड, और एटीट्यूड अगर आप लोग चेंज कर देंगे ना तो आपका जो वे ऑफ लिविंग है उसको आप लोग बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर अलोंग विद, अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग इस किताब की तरफ जा सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, मैं किसी इंटरव्यू को पढ़ रहा था, ठीक है ना, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को दिखा, ठीक है ना। जैसे अगर आप लोग टॉप कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं जहां पे
कंपनीज का जो वैल्यूएशन है वो 2,00,000 करोड़ 50 लाख करोड़ का है, या फिर आप लोग कह दीजिए यानी कि जो आपकी बिलियंस में आपका जिनका वैल्यूएशन रहता है, उन कंपनीज के अंदर जब भी आप लोग एक सीईओ को हायर करते हैं तो जो लोग वहां पे जाते हैं उनके इंटरव्यू के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब मैंने ये चीज पढ़ा ना तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा एक तरीके से है ना बेचैनी पैदा हुआ कि यार जो लोग एक इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ पोजीशन के लिए, या आप लोग कह दीजिए वहां पे जो एक पर्सन को हायर किया जाता है इतनी बड़ी पोजीशन के लिए, जो लोग अप्लाई करते होंगे उनके एकेडमिक्स अच्छी नहीं होगी, दे आर द एमबीए डबल एमबीए फ्रॉम द हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड और येन यूनिवर्सिटी, उनके पास अच्छा जो आपका एक एक्सपीरियंस रहता है कॉर्पोरेट का, उन्होंने काफी कंपनीज को बहुत ऊपर उठाया होगा, तो जो आपका हायरर होता है जो बंदा, उसके पास बड़ा चैलेंज होता है कि यार इस बंदे को हायर कैसे किया जाए। तो वो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछता होगा, क्योंकि एकेडमिक्स कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वहां पे एक से बढ़ के एक एकेडमिक्स वाले बंदे रहेंगे, एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता, 30 साल 40 साल 50 साल वाले लोग आएंगे। तो एग्जैक्टली वो इंटरव्यू के अंदर पूछेगा क्या, वो बंदा किस फैक्टर के बिहा पे, उस इंटरव्यू के बिहा पे एक पर्सन को, एक सही कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगा। इसका आंसर भी आपको कहीं ना कहीं एटीट्यूड इज एवरीथिंग रिटन बाय द जेफ कैलोर वाली किताब के अंदर मिल जाएगा। तो आप लोग डेफिनेटली इस किताब को कंसीडर कर सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को, जो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिस्क एंड द बिजनेस को समझना चाहते हैं। बहरहाल आउट ऑफ द ट्रैक चला गया तो वापस आ जाते हैं और इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। दिस इज द रीजनल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, रीजनल बिजनेस प्रैक्टिसेस भी एक बड़ा इंपैक्ट है। एक लाइन में अगर कंक्लूड करना चाहूं तो मैं माय डियर फ्रेंड्स कह सकता हूं, कल्चर शेप्स एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड एंड द डिसीजंस। ठीक है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, और जो आपकी अपब्रिंगिंग है वो आपके माइंडसेट को कहीं ना कहीं ट्रेन करती है, शेप करती है, और ये शेप जो लेता है ना आपका दिमाग, उसी बिहा पे एक एंटरप्रेन्योर डेवलप हो पाता है या एक आपका एम्प्लॉय डेवलप हो पाता है। आई होप कि जितनी भी बातें मैंने आपको आज की क्लास के अंदर कवर कराई है, जहां पर हम लोगों ने डायमेंशंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस किया, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लैरिटी रहा होगा और ये सेशन आपको पसंद आया होगा। देखो यार, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें और कमेंट जरूर किया करें कि आपको सेशन कैसा लगा। इससे मेरा भी मोटिवेशन इंक्रीज होता है और मैं आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करने में अपने एफर्ट और तेजी से डाल सकूं। ठीक है ना, आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। सेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग आगे चलेंगे और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कराने वाला हूं, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन काफी पास आ चुके हैं। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी, ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर हम अपनी निगाहें डालेंगे, जो कि रहने वाला है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इमर्जेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना, आपकी इमर्जेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं। तो अभी अभी जो आपने फैक्टर पढ़े हैं ना, जो आपने डायमेंशन पढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं फैक्टर भी है। भाई जो डायमेंशन है वो फैक्टर भी तो है ना, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है घुमा करके इसका आंसर सेम वैसे ही आएगा, पर एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा रीड जरूर करेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट एमरेज रैंडमली, माने आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो रैंडमली एमरेज नहीं हुआ। इट इन्फ्लुएंस्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। समझ में आया, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, इसने क्या किया है यहाँ पर, ये जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। दीज फैक्टर डिटरमाइन, ये फैक्टर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं वेदर इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड एंड एबल टू स्टार्ट ए बिजनेस और नॉट। ठीक है ना, यानी कि यही फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं कि एक बंदा मोटिवेटेड है कि नहीं, वो बिजनेस स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं उसके जर्नी के दरमियान ये सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल और जितने भी आपके टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। अब हम वन बाय वन करके इनको समझेंगे ना, तब आपको क्लैरिटी होगा। सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं सर, वो आपका इकोनॉमिक फैक्टर रहने वाला है। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक कंडीशन आपका क्रूशियल रोल प्ले करती है एनकरेज और डिस्करेज करने के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना है या डिस्करेज करना है, इसके लिए सबसे बड़ा रोल आपके इकोनॉमिकल कंडीशंस प्ले करती हैं। प्लीज 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 इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। जैसे अगर आप लोग की एलिमेंट के अंदर समझेंगे सर, अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, पैसे के बिना कुछ नहीं
होता है तो बिजनेस कहाँ से होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इकोनॉमिकल कंडीशन ने इन्फ्लुएंस किया कि नहीं किया, किया है, ठीक है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं जैसे अगर आपके पास एक्सेस ऑफ द फिनांस है, लोन है या इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल, और ये आपका इकोनॉमिकल फैक्टर है जो कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे इंपैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। सेकंड देखिए मार्केट की डिमांड, यानी कि मार्केट डिमांड भी तो इकोनॉमिकल फैक्टर के अंदर ही आती है ना। डिमांड फॉर द गुड्स और सर्विस, अगर आपके प्रोडक्ट की या आपकी सर्विस की डिमांड ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है एंटरप्रेन्योर कैसे डेवलप होगा। अगला है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। अगर आपके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप का जो माइंडसेट है वो बेहतर तरीके से डेवलप हो सकता है, और कहीं ना कहीं अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जो आपका एक विचार है, वो जो आपका एक दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट है वो दब सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी या स्टेबिलिटी, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गया, ग्रोथ रेट हो गया, इकोनॉमिक लेवल हो गया, कुछ ऐसे फैक्टर है जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप को सेव करते हैं। इन शॉर्ट में एक लाइन में आप लोग कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन प्रमोट द बिजनेस क्रिएशन। समझ में आया? जो भी फेवरेबल आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो प्रमोट करती है किसको सर, बिजनेस क्रिएशन को। समझ में आया? तो कंडीशंस का फेवर करना जरूरी है, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि कंडीशंस फेवर हो तभी बिजनेस खड़े होते हैं, तभी एंटरप्रेन्योर्स निकल के आते हैं। हमारे पास हमारे इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, भूतकाल के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, और रिसोर्सेज की कमी की वजह से ही उन्होंने एक धंधा बना दिया। समझ में आया ना? यानी कि हम एक जर्नल सेंस में बात कर रहे हैं, ऐसा कंपलसरी कंडीशन में नहीं कर रहे हैं। ये इन्फ्लुएंस करता, प्रभावित करता है, ना तो ये हाँ है ना तो ये ना है, बस ये प्रभावित करेगा। इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। मैंने बताया सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर के अंदर सर सोशल इन्वायरमेंट, समझ में है ना, हमारा सोसाइटी का इन्वायरमेंट। मान लीजिए आप लोग एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जन्म लेते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर होती है जहां पर सारे लोगों का माइंडसेट सरकारी नौकरी का है, गवर्नमेंट जॉब का है, तो वहां पर अगर आप लोग एंटरप्रेन्योर निकल पाना करीब करीब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। काफी लोग कर लेते हैं लेकिन वो लेस देन 1% होता है। लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट में पले बड़े होना जहां पर सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे होते हैं, यानी कि वहां का जो आपका सोशल इन्वायरमेंट है ना वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन को। समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लीज प्लीज, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर होने चाहिए अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर जो आपका पॉइंट है इसके अंदर अगर आप लोग की एलिमेंट की बात करते हैं तो की एलिमेंट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जैसे आपका एजुकेशन और ट्रेनिंग किस तरीके से हुआ है ये एक बड़ा फैक्टर है, ये सोशल फैक्टर के अंदर आता है। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, अगर आप लोग बिजनेस फैमिली से आते हैं तो नो डाउट आपकी बहुत हद तक संभावनाएं बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप लोग भी क्या करेंगे सर, बिजनेस करेंगे। उसके बाद सोशल स्टेटस ऑफ द एंटरप्रेन्योर हो जाएगा, कल्चरल वैल्यूज नॉर्म्स हो जाएगा। इन शॉर्ट में आप लोग कह सकते हैं स्पोर्टिव सोसाइटी इंक्रीज द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी सोसाइटी स्पोर्टिव है, अगर आपका जो कल्चर है सपोर्ट करता है तो यहाँ पे बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं, संभावना बढ़ जाती है आपकी कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप होगा, एंटरप्रेन्योर डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा, अफेक्ट होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स जो हम लोग कवर कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आप सभी को सारे पॉइंट्स अच्छे से समझा पाऊं, बहुत इजी नोट्स में मैं आप सभी को ये सारी बातें क्लियर कर पाऊं, ठीक है। इसी तरीके से सेम सिमेट्री मेंटेन करके अगर कुछ आप अपने विचार इस पर्टिकुलर चीज के अंदर डाल करके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक बेहतर प्रेजेंटेशन करके आते हैं तो मैं इतना आपको श्योरिटी दे सकता हूं आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर सिक्योर कर सकते हैं। बस शर्त यह है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तमाम नोट्स को गो थ्रू। अच्छा, नोट्स से मेरे को याद आया, अब काफी बच्चे बार बार वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि भैया हमें नोट्स चाहिए, इस पर्टिकुलर सेशन के क्या चाहिए, नोट्स चाहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो यार पीडीएफ के नीचे इस पर्टिकुलर सेशन के नीचे है ना जो आपका कमेंट सेक्शन होता है वीडियो के नीचे, वहां पे कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्यों नहीं करते, सारी चीजें कीजिए। और एज सुन एज पॉसिबल अगर पॉसिबल रहा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर आपका जो आपने कमेंट किया है वहां पर आपको पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वहां पे पॉसिबल नहीं रहा तो आप लोग ऑब्वियसली बात हमारे टेलीग्राम चैनल
चैनल के अंदर होंगे ही, वहां पर मैं इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, ठीक है। और रिसेंटली तो आई थिंक मेरी पीडीएफ शेयर हो रही है, यानी कि अभी तो हम लोगों ने पीडीएफ को अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। सर अगला फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड करती है हैवीली ऑन द इंडिविजुअल माइंडसेट। मैंने बताया ना किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंडिविजुअल माइंडसेट और उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर। जैसे अगर आप लोग की फैक्टर्स की बात करते हैं तो जैसे अगर एक व्यक्ति को अचीवमेंट्स की नीड है, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इनोवेटिव थिंकिंग है, लीडरशिप स्किल है, इन शॉर्ट में आप लोग क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल ट्रेड्स ड्राइव इंडिविजुअल टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। डायमेंशंस के अंदर हम लोग काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, वहां पे आपको क्लैरिटी मिल गया होगा और यहाँ पे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। अब आगे वाला पॉइंट अगर आप लोग देखेंगे तो ये थोड़ा सा यूनिक है जो हमने नहीं पढ़ा है, गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज और जो इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो सपोर्ट करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाया जा सकता है। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन सपोर्ट आर क्या हो गया, क्रिटिकल होगा, ठीक है ना। इनके अगर आप लोग ये क्या कह सकते हैं सर, की एलिमेंट के अंदर आप लोग समझा सकते हैं। जैसे अगर आपके कंट्री के अंदर, अगर आपके देश के अंदर, अगर आपके मुल्क के अंदर बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ऑब्वियस सी बात है, तो वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करेंगी। अगर सब्सिडी और टैक्स इंसेंटिव है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होती है। अगर आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट है या ईज ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड द कंप्लायंस है, यानी कि ज्यादा कुछ हमें लफड़ा नहीं करना है, ज्यादा कुछ टेक्निकल चीजों के अंदर नहीं पढ़ना है, हमें सहूलियत है बिजनेस करने की, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपके एंटरप्रेन्योरशिप को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एमएसएमई डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो बूस्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए बनाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो प्लीज 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 मेक श्योर करके इसको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाइएगा, दिस विल बी अमेजिंग, ठीक है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप को समझने में आपकी काफी हद तक मदद करती है। और अगला फैक्टर आपका मैंने पहले भी बताया था सर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर रहने वाला है, और मैंने बताया था टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस। की एलिमेंट के अंदर जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी काफी हद तक मदद करती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट एक्सेस और इनोवेशन ऑफ द इकोसिस्टम। एक लाइन में आप लोग क्या कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल फास्टर एंड द स्केलेबल बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी इनेबल करती है फास्टर और स्केलेबल बिजनेस ग्रोथ को। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी और यहाँ तक का एजेंडा आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी थोड़ा सा मेरे को ज्यादा टाइम हो गया, तो चाय पीते पीते ना क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और रह गया बस, इसके बाद ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक और है जो मैं अभी आपको क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके ना अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। हालांकि पढ़ चुके हैं जीडीपी, इंप्लॉयमेंट, वो तमाम पॉइंट्स, वो सेम बात यहाँ पे आएंगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसको फ्रेम कैसे करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड। ये दोनों चीजें क्या है, क्लोजली इंटरकनेक्टेड है। एंड एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करता है न्यू बिजनेस को, इंट्रोड्यूस करता है इनोवेशन को, जनरेट करता है इंप्लॉयमेंट को, एंड कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली ओवरऑल द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो आप लोग नहीं कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से डायरेक्टली इसका लिंक किसके साथ होता है सर, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लोग एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क लेते हैं, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। समझ में आया, तो वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। और ये प्रोसेस जो बंदा, जो इंडिविजुअल करता है, वो क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और अगर आप लोग ग्रोथ, किसकी ग्रोथ सर, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे इंक्रीज इन द कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। अपने ही हिंदुस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने देश के अंदर, भारत के अंदर अगर आप लोग इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा सर, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जाएगा। जैसे अगर आप लोग मेजर करते हैं इसको, जैसे आप लोग जीडीपी के थ्रू, इनकम के थ्रू और इंप्लॉयमेंट के थ्रू, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ आपके मुल्क का कहां पर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग क्या कह सकते हैं
एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट्स एज ए ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। आप लोग कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है कौन, आपका एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफी बेसिक पॉइंट है, 5 से 7 मिनट का सेशन और रहेगा। खैर ये हम लोग बात कर भी चुके हैं, रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक एंटरप्रेन्योर है, धंधा स्टार्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है ना, यानी कि आपका डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पुअर्टी रिड्यूस होगा, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो केस है वो इंक्रीज होगा, उसके अंदर इजाफा होगा, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ऑब्वियस सी बात है, पैसा बनता है, देश की जीडीपी ऊपर जाती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर काफी हद तक मदद होती है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा, इनोवेशन इन द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट एंड द सर्विस। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो एक नया प्रोडक्ट आता है, एक नया सर्विस आता है, तो कहीं ना कहीं नया इनोवेशन की वजह से आता है, एक नई टेक्नोलॉजी की वजह से आता है, प्रमोट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, जिसको आप लोग R&D के नाम से भी जानते हैं, एंड ये इनहांस करता है प्रोडक्टिविटी एंड द एफिशिएंसी को। तो कुछ कुछ बेसिक बातें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, और इनको यहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। देखिए रीजनल डेवलपमेंट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को, काफी अहम होने वाला है। एनकरेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एंड द बैकवर्ड एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, अगर रूरल और बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे रीजनल डिस्पार्टीज का रिड्यूस होता है, और इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या होता है, आपका प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, जीडीपी और नेशनल इनकम के अंदर ग्रोथ होता है, ऑब्वियस सी बात है। इंप्रूवमेंट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर, प्रमोट होता है एक्सपोर्ट। और उसके अलावा सबसे लास्ट पॉइंट जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप विद ग्रोथ को लिंक करना चाहते हैं तो चैलेंजेस क्या रहते हैं। देखिए सबसे पहला तो पैसा ही चैलेंज रहता है, लैक ऑफ द एक्सेस ऑफ द फाइनेंस, ये एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। इसके अलावा इन एडुकेट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड पॉइंट रहेगा। रेगुलेटरी हार्डस, यानी कि जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, और तीसरा पॉइंट रहेगा स्किल गैप। बहुत बड़ी बात है, स्किल गैप माने आज के टाइम पे स्किल्ड बंदे नहीं है, स्किल्ड लोग नहीं है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट रहेगा। फियर ऑफ फेलियर, ठीक है ना, ये आपका चौथा पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ बातें हैं जिनको हम लोगों ने अपनी आज की क्लास के अंदर काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड किया। ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि आपको चीजें क्लियर रही होंगी, आपको अच्छे से सारे सेशन के अंदर एक एक बात क्लियर रही होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं आप सभी के लिए हूँ, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए माय डियर फ्रेंड्स खुला हुआ है। आप लोग अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। ये छोटा सा सेशन, करीब करीब आधे घंटे का सेशन, और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अभी इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।